हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन कामनवार। और आज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 2 जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इन प्लांट्स। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म के बारे में आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म जो होता है, ठीक है, इस केस में अगर हम प्लांट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन एंजियोस्पर्म हमें आज पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस को आज हम कवर करेंगे। गैमेटोजेनेसिस मीन्स दैट प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स को जनरेट किया जाता है, उसको क्या बोलोगे आप? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हम प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन प्लांट्स में भी हम कौन से प्लांट्स पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट जो है, ठीक है, इसमें जो भी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए ह्यूमंस के अंदर में या फिर एनिमल्स के अंदर में हम क्या करते हैं? एनिमल्स के अंदर में हम मियोसिस जो प्रोसेस है उसी से गैमेट्स बनाते हैं, बराबर। तो प्लांट्स में अगर आप मियोसिस करोगे, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स, तो क्या प्लांट्स में भी मियोसिस प्रोसेस करने से डायरेक्ट गैमेट्स बनते हैं? ठीक है, तो ये हमें आज पढ़ना है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में स्पोरिक मियोसिस इन प्लांट, स्पोरिक मियोसिस rather than gametic meiosis इज प्रेजेंट। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में मियोसिस से डायरेक्ट गैमेट्स नहीं बनते। ठीक है ना, ये आपको अंडरलाइन करना है। गैमेट्स डायरेक्ट मियोसिस से नहीं बनते। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स के केस में मियोसिस से क्या बनता है? स्पोर्स, है ना। तो आफ्टर मियोसिस देयर विल बी स्पोर्स, है ना। तो वहां पे गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करते हैं, ठीक है, या एनिमल्स के केस में बात करते हैं, तो इन केस ऑफ एनिमल्स देयर इज गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, देयर इज गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस मीन्स गैमेट को अगर आपको प्रोड्यूस करना है ना, तो आपको सिर्फ मियोसिस करना पड़ेगा। वो भी कौन से सेल का मियोसिस करना पड़ेगा? तो इन केस ऑफ एनिमल्स हम क्या करेंगे? जर्म सेल्स जो है इसका मियोसिस करेंगे। तो जर्म सेल का अगर आप मियोसिस करते हो, ठीक है, तो जर्म सेल का अगर आप मियोसिस करोगे तो मियोसिस से डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा? मियोसिस से डायरेक्ट आपको मिलेगा गैमेट्स। ठीक है, तो जर्म सेल का अगर आप मियोसिस करोगे तो सेल डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होने के बाद में 1 से 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनिमल मियोसिस प्रोसेस में एक जर्म सेल से 4 गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे गैमेट्स की बात करें, है ना, तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं? तो हम बोलेंगे कि गैमेट्स तो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो मियोसिस जो होता है, ठीक है, ये मियोसिस 1 से अगर 4 सेल बना रहा है तो जेनेटिक मटेरियल को भी हाफ कर देता है। ठीक है, मतलब जो भी पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल का कंपोजिशन रहेगा उसका हाफ जेनेटिक कंपोजिशन किसके पास में आ जाएगा? गैमेट के पास में आ जाएगा। मतलब अगर जर्म सेल की अगर हम बात करें तो जर्म सेल होते हैं डिप्लॉइड मीन्स द सेल हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जिस सेल के पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको आप क्या बोलोगे? डिप्लॉइड। ठीक है, बट अगर उस सेल का मियोसिस होता है तो सारे के सारे सेल्स क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड बन जाएंगे। इसलिए हम मियोसिस को क्या बोलते हैं? मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, मियोसिस को क्या बोला जाएगा? रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ ना, एनिमल के केस में डायरेक्ट मियोसिस करने के बाद आपको गैमेट्स मिल गए, बट
इन केस ऑफ प्लांट्स हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में कोई भी, ठीक है, कोई भी जर्म सेल, इस केस में गैमेट प्रोड्यूसिंग अगर आपके पास में सेल है, ठीक है, और ये सेल जो रहेगा ये फिर से डिप्लॉयड रहेगा, है ना, तो डिप्लॉयड सेल है, बराबर। और डिप्लॉयड सेल का अगर आप मियोसिस करोगे, डिप्लॉयड सेल का क्या करोगे, मियोसिस करोगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको गैमेट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा स्पोर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे, ठीक है। अब स्पोर्स हैप्लॉइड रहेंगे कि डिप्लॉइड रहेंगे, तो बोलेंगे मियोसिस अगर हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, हैप्लॉइड क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, ये स्पोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, एक हो सकते हैं माइक्रोस्पोर्स, और एक हो सकता है मेगास्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स, माइक्रो मीन्स छोटा, है ना, और माइक्रोस्पोर्स जो है ये हमेशा मेल को इंडिकेट करता है, तो मतलब ये स्पोर्स आगे चल के क्या बनाएंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। और मेगा मीन्स इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है फीमेल स्पोर्स को, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स मीन्स मेल स्पोर एंड मेगास्पोर मीन्स फीमेल स्पोर, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे गैमेट्स तो बने नहीं, है ना, तो गैमेट्स अगर आपको बनाना है, तो गैमेट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है, इसका हमें करना पड़ेगा अभी माइटोसिस, ठीक है। अब आप बोलोगे माइटोसिस गैमेटोजेनेसिस के लिए क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्लांट्स में माइटोसिस यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स में तो हमने मियोसिस से बनाया था। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स पैरेंटल सेल के पास जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है ना, हैप्लॉइड सेट्स हो या फिर डिप्लॉइड सेट्स हो, अगर डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में माइटोसिस करोगे तो उसके डॉटर सेल भी डिप्लॉइड ही रहेंगे, ठीक है। मीन्स जेनेटिक मटेरियल का जो सेट होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हमें गैमेट्स जो है वो कैसे चाहिए, डिप्लॉइड चाहिए कि हैप्लॉइड चाहिए, तो आप बोलोगे कि हैप्लॉइड चाहिए, है ना। तो गैमेट जो होते हैं ये अगर आपको हैप्लॉइड चाहिए, माइक्रोस्पोर भी हमारे पास में क्या है, हैप्लॉइड है ना, स्पोर्स भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बराबर। तो स्पोर्स अगर हैप्लॉइड है, ठीक है, और इससे आपको गैमेट्स भी हैप्लॉइड चाहिए, तो इस केस में आपको माइटोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स ये कभी भी सेट ऑफ क्रोमोसोम को चेंज नहीं करता, है ना। तो पेरेंटल जनरेशन का जो लेवल रहेगा डिप्लॉइड ही रहेगा या हैप्लॉइड ही रहेगा, तो सेम आपको डॉटर सेल का भी मिल जाएगा। तो माइटोसिस अगर आप करोगे तो इससे भी क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गैमेट्स भी यहाँ पे क्या रहेगा, तो ओनली गैमेट्स यहाँ पे हैप्लॉइड रहेगा। चलो इतना समझ में आया, ठीक है। तो गैमेट्स माइटोसिस से बनेगा, स्पोर मियोसिस से बनेंगे, और ये प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए कि जो जनरेशन गैमेट्स को बनाएगा उसको गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोला जाएगा, और जो स्पोर्स को बनाएगा उसको क्या बोला जाएगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोला जाएगा। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म होते हैं, ये एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइटिक होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक होते हैं, बराबर। और स्पोरोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉइड रहेगा कि डिप्लॉइड रहेगा, तो बोलेंगे स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जो भी स्पोरोफाइटिक जनरेशन के जो सेल्स रहेंगे, ठीक है, इसका अगर आप मियोसिस करते हो तो आपको डायरेक्ट स्पोर्स मिलता है, उससे गैमेट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा था, इन केस ऑफ प्लांट देयर इज स्पोरिक मियोसिस रादर देन गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। यहाँ तक चलो इतना क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस जो है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मेल एंड फीमेल प्लांट या फिर जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हमें
मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ये जो प्रोसेस है, इसमें आपको एक टर्म क्लियर हो गया है कि मेल अगर है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करना पड़ेगा माइक्रो, ठीक है। मेल अगर वर्ड है तो मेल अगर गैमेट है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, माइक्रो, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, माइक्रो मेल के लिए वर्ड यूज़ करेंगे और मेगा यूज़ करेंगे किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होती है, एक पहला स्पोर फॉर्मेशन वाला, दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में फाइनली क्या बन जाएंगे, माइक्रो गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो वैसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद हमें एक्सप्लेन करना है किसको, मेगा गैमेटोजेनेसिस को, ठीक है। तो हम ये दो स्टेप में गैमेट प्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले स्पोरोजेनेसिस और उसके बाद में गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट देखें। चलो ये जो स्लाइड है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है। तो हमें मेल गैमेट फॉर्मेशन पढ़ना है, तो उसमें पहला स्टेप क्या रहेगा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पहला स्टेप रहेगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एंथर होता है, ठीक है, इस एंथर के पास, ठीक है, इस एंथर के पास 4 सैक होते हैं, जिसको पोलन सैक आप बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल सकते हो, ठीक है, या फिर हमने इसको थीका भी बोला था। और एंथर के लिए हमने अलग अलग वर्ड भी यूज़ किए थे, डाइथिकस है ना, बाइलोब एंथर होता है कि एक एंथर में 2 लोब से तो बाइलोब, एक लोब में अगर 2 थीका या पाउच है तो डाइथिकस, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है अगर ये 4 है ना, तो उसको अपन ने टेट्रास्पोरेंजियड बोला था, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स हमने पिछले लेक्चर में ही कवर किए। हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि ये जो सैक होता है, ठीक है, या ये जो पाउच होता है, इसमें बहुत सारे सेल से बना हुआ एक टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको हमने बोला था स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टैपेटम। टैपेटम के बाहर जो लेयर होता है ना, 2 to 3 लेयर्स होते हैं, मिडल लेयर्स होता है, बराबर। मिडल लेयर के बाहर बाद में आपको बाहरी तरफ एंडोथेसियम, और पेरीफेरी में जाओगे तो आपको मिलेगा एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में ही कवर किया था। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये मान के चलो कि ये एक थीका हो गया, ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल हैं, जिसको आपने बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। ये सेल को क्या बोला जाएगा, मदर सेल। बट ये कौन से स्पोर्स को जनरेट करने वाले हैं, और बोलेंगे माइक्रोस्पोर को, तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब ये सेल से क्या जनरेट होगा, माइक्रोस्पोर जनरेट होगा, इसलिए आप इसको बोलोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है।
माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ये किस जनरेशन का पार्ट है? तो हम बोलेंगे ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, है ना। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो रहेगा उसको आप क्या बोलोगे? स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। और स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स बनाने के लिए आपको मियोसिस करनी पड़ती है ना, मतलब रिडक्शन डिवीजन करना पड़ता है। और रिडक्शन डिवीजन अगर आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन अगर आपको करना पड़ रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल आप हाफ कर रहे हो, तो जो भी सेल से आप स्पोर्स बनाओगे वो पक्का क्या होनी चाहिए? डिप्लॉयड होनी चाहिए। तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड रहेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल का हम करेंगे मियोसिस, ठीक है। जैसे अपने बोला ना कि पहला प्रोसेस क्या होता है? मियोसिस। तो हम यहाँ पे करेंगे मियोसिस। अब मियोसिस करेंगे तो मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन अगर होता है तो एक से कितना सेल बनेगा? तो 4 सेल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 से 4 सेल्स बनेंगे। और एक से अगर 4 सेल बने तो ये चारों सेल क्या रहेंगे? हैप्लॉइड रहेंगे। तो हैप्लॉइड है तो इसको बोला जाता है टेट्रैड्स, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? टेट्रैड। टेट्रैड्स मीन्स 4 सेल का एक ग्रुप, ठीक है। अब ये 4 सेल का ग्रुप जो रहेगा ये कैसे हो सकता है? इनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? तो बोलेंगे इनका अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकता है। एक सेल यहाँ पे, ठीक है, एक सेल यहाँ पे रहेगा, एक सेल यहाँ पे रहेगा और एक सेल इस तरीके से यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है? ये जो अरेंजमेंट है ये किस तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये एक सेल हो गया, ठीक है, और बाकी के 3 सेल हो गए। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और सेकेंड जो अरेंजमेंट रहेगा ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? तो इसको बोलेंगे आइसो बायलैटरल, ठीक है। मीन्स दोनों भी साइड में जो सेल है वो सेम है, ठीक है, सेम नंबर में। तो इसको बोलेंगे आइसो बायलैटरल अरेंजमेंट, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एंड आइसो बायलैटरल अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे? ये आइसो बायलैटरल अरेंजमेंट जो है इट इज़ फाउंड इन मोनोकॉट्स, ठीक है। ये किस में मिलता है आपको? मोनोकॉट्स में मिलता है, ठीक है। मोनोकॉट्स, मोनो का डबल करो, बाय मतलब 2, और डाइकॉट्स का डबल कर दो, डाई का डबल हो जाएगा टेट्रा। समझ में आ रहा है कैसे याद रखेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मतलब 4, ठीक है। तो ये रहेंगे डाइकॉट्स में, 2 का डबल कर देना, ठीक है। और आइसो बायलैटरल, बाय मीन्स 2, ठीक है, तो मोनो का डबल करेंगे तो 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट फाउंड इन डाइकॉट्स प्लांट्स एंड आइसो बायलैटरल जो अरेंजमेंट है इट इज फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। अब ये जो हो गए टेट्रैड्स, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। ये क्या बन गए? माइक्रोस्पोर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये माइक्रोस्पोर्स हैं। अब जैसे जैसे ये जो स्पोरोजेनेसिस चलता है ना, स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस चलता है, तो साथ में ही, ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो टैपेटम होता है ना, ये जो टैपेटम का मेम्ब्रेन है, ये जो टैपेटम का मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इसके सराउंडिंग में किसका कौन सा मेम्ब्रेन होता है? टैपेटम। ये जो टैपेटम मेम्ब्रेन रहेगा ये भी टैपेटम में भी क्या होता है? चेंजेस होते हैं। तो टैपेटम सेल्स जो है ये यूबिश बॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूबिश बॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
अब यूबिश बॉडी किससे बना? यूबिश बॉडी मीन्स क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एक छोटे छोटे जो स्पोरोपोलिनिन है, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन केमिकल जो है, इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म करना स्टार्ट करता है सेल के अंदर में, ठीक है। तो यूबिश बॉडी मीन्स सेल के अंदर में क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन के, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यूबिश बॉडी मीन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो जैसे जैसे माइक्रोस्पोर बनते जा रहा है, टैपेटम में भी चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। यूबिश बॉडी फॉर्मेशन के बाद जो टैपेटम है, ठीक है, जो टैपेटम रहेगा ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, टैपेटम डीजनरेट होगा। तो एक स्टेज ऐसे आता है कि जहाँ पे टैपेटम एक एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है कैलेज, ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है? कैलेज। अब ये कैलेज एंजाइम, ठीक है, ये कैलेज एंजाइम का क्या फंक्शन रहेगा? तो जो टेट्राइड्स है इसके सराउंडिंग में कैलोस का लेयर होता है, ठीक है। टेट्राइड के सराउंडिंग में किसका लेयर होता है? कैलोस का, ठीक है। तो ये है कैलोस। अब क्या होगा कि कैलेज एंजाइम टैपेटम अगर रिलीज कर रहा है तो ये कैलोस को डिग्रेड कर देगा, ठीक है, ये क्या करेगा? कैलोस का डिग्रेडेशन करेगा। अगर कैलेज एंजाइम कैलोस का डिग्रेडेशन करता है तो जो टेट्राइड एक दूसरे के साथ में लिंक थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। तो ये जो चारों टेट्राइड स्ट्रक्चर है ये अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये एक माइक्रोस्पोर, ये सेकेंड माइक्रोस्पोर, ये थर्ड माइक्रोस्पोर और ये फोर्थ माइक्रोस्पोर, चारों भी माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग अलग हो गए, है ना। तो ये बन गए माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये आपका माइक्रोस्पोर टेट्राइड स्ट्रक्चर था, ये आपका माइक्रोस्पोर्स या इसको आप पोलन ग्रेन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन गए? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। बट एक पॉइंट फिर से आपको याद रखना है, ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक आउटर लेयर फॉर्म होता है, ठीक है, एक आउटर लेयर फॉर्म होता है, इसको बोला जाता है एक्साइन, ठीक है। इस आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? एक्साइन। और एक्साइन जो है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। अब ये स्पोरोपोलेनिन कहाँ से रहा है ना, तो ये स्पोरोपोलेनिन कहाँ से आएगा? तो स्पोरोपोलेनिन जो है इसको सिक्रीट कर रहा है आपका टैपेटम। स्पोरोपोलेनिन कहाँ पे बना? तो बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन जो रहेगा, ठीक है, ये टैपेटम ने बनाया था, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन टैपेटम ने फॉर्म किया था। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था यूबिश बॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। और यूबिश बॉडी मीन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो जैसे ही टैपेटम डिग्रेड होता है ना, तो टैपेटम डिग्रेडेशन जैसे ही होगा, स्पोरोपोलेनिन रिलीज होगा और स्पोरोपोलेनिन क्या करेगा? पोलन ग्रेन्स के सराउंडिंग में एक कोट फॉर्म करेगा जिसको आप बोलोगे एक्साइन, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे? एक्साइन। तो क्वेश्चन ये है कि एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा गया कि एक्साइन या स्पोरोपोलेनिन कौन डिपॉजिट करता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए टैपेटम। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? टैपेटम, ठीक है। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक्साइन कौन बनाता है? टैपेटम। कैसे बनाता है? यूबिश बॉडी फॉर्म करता है जिसके अंदर में स्पोरोपोलेनिन होता है। तो आफ्टर डिजनरेशन ऑफ टैपेटम, ठीक है, ये जो स्पोरोपोलेनिन रहेगा, ठीक है,
स्पोरोपोलिनिन रिलीज होगा और ये कोट फॉर्म करेगा, ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा, एग्जाइम बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। चलो ये फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। अब पोलन जिस सैक में फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी पोलन सैक है ना, उस पाउच के अंदर में हमने पोलन को रखा है तो उसको पोलन सैक बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, सबसे पहले जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, इसको इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब देखो स्पोरोफाइटिक मैंने बता दिया था आपको, और गैमेटोफाइटिक जनरेशन क्या होता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन वो होता है जिससे आगे चल के क्या बनेगा, जिससे आगे चल के बनेगा गैमेट्स, क्या बनेगा, गैमेट्स, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट अच्छे से सुनना, गैमेट्स हमेशा क्या होने चाहिए, तो बोलेंगे गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होनी चाहिए, बराबर। और गैमेट अगर हैप्लॉइड होने चाहिए तो आपको कौन सा प्रोसेस कैरिड आउट करोगे, मियोसिस की माइटोसिस। तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हैप्लॉइड अगर सेल बनाना है तो मियोसिस करते, बट अगर पोलन ग्रेन का अगर आप प्लॉइडी लेवल देखोगे तो पोलन ग्रेन हमने क्या बनाया था, हैप्लॉइड बनाया था कि डिप्लॉइड बनाया था। तो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड थे, माइक्रोस्पोर क्या थे, हैप्लॉइड थे। तो पोलन ग्रेन भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, समझ में आया, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड जो रहेगा वो सेपरेट हो गया तो पोलन ग्रेन बन गया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन, है ना, तो वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड, समझ में आया, ठीक है। तो अगर पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, तो ये अपन जिसको इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं पोलन ग्रेन को, है ना, तो ये क्या है, हैप्लॉइड है। गैमेट भी आपका क्या है, हैप्लॉइड है। तो हमें यहाँ पे मियोसिस करना पड़ेगा कि माइटोसिस करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का प्लॉइडी लेवल तो चेंज नहीं हो रहा है, गैमेट का हैप्लॉइड है और उसका पेरेंटल सेल जो है पोलन ग्रेन उसका भी क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब हमें करना पड़ेगा इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस, ठीक है। चलो समझ में आए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो गैमेटोफाइटिक जनरेशन वो है जिससे क्या बन रहा है, गैमेट्स, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, माइटोसिस किए, क्योंकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी हैप्लॉइड है, गैमेट भी हैप्लॉइड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो बोलेंगे कि ये एक सेल है, इसके अंदर में एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, ठीक है, और ये लेयर को बोला जाता है इंटाइन, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इंटाइन। ये हो गया इंटाइन। इंटाइन जो होता है ये एक थीन लेयर होता है, ठीक है, इंटाइन क्या होता है, थीन लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद में ये इलास्टिक होता है, थीन लेयर होता है, ठीक है, और क्या होता है, इलास्टिक होता है। ये बना होता है सेलुलोज, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, या फिर आप इसको बोल सकते हो पेक्टोसेलुलोज, ठीक है,
इसको आप क्या बोल सकते हो, पेक्टोसेलुलोज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, पेक्टोसेलुलोज। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसके ऊपर और एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है, जो कि किसने फॉर्म किया है, तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्म किया है आपके टैपेटम ने। ये किसने फॉर्म किया है, टैपेटम ने फॉर्म किया है। चलो ये जो नेक्स्ट लेयर है, ठीक है, चलो तो ये जो मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है, ये जो लेयर रहेगा, इसको आप क्या बोलोगे, एक्साइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्साइन। एक्साइन एक थिक लेयर होता है। एक्साइन क्या होता है, एक थिक लेयर होता है। ये रिजिड होता है, ठीक है, एंड इट इज ऑर्नामेंटल। ठीक है, इट इज ऑर्नामेंटल। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटीन एंड, एक तो आपको याद हो गया अभी, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, एक क्या रहेगा, स्पोरोपोलेनिन, एंड सेकेंड इज क्यूटीन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन जो होता है ना, ये इजीली बायोडिग्रेड नहीं होता। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, इसलिए पोलन्स जो है ये बहुत लंबे समय तक, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर जो है इसको रेजिस्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वैसे रख सकते हैं, है ना। तो ये इजीली डिग्रेड नहीं होते, है ना, तो इसलिए इसको फोसिल्स की तरह भी यूज़ किया जाता है ना। तो इससे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिसके पोलन अभी भी फोसिल्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एक्साइन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो ये एक्साइन हो गया, है ना। उसके बाद में जो इंटाइन होता है ना, इसमें अपने 3 इलास्टिक और एक ऐड कर दो, इट इज़ ऑल्सो सॉफ्ट लेयर, रिजिड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्साइन होता है ना, एक्साइन कुछ रीजन में कंटिन्यूशन में आपको नहीं मिलता है ना, यहाँ पे गैप मिल रही है आपको, बराबर। तो यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है, यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है। जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होता है इसको बोला जाता है जर्म पोर। ठीक है, इसको बोला जाता है जर्म पोर, है ना। और एक्साइन जहाँ पे एब्सेंट है वहाँ पे जर्म पोर फॉर्मेशन होता है ना। तो एक्साइन एब्सेंट इन जर्म पोर साइट। ठीक है, जर्म पोर क्यों बोला गया है ना, तो जर्म पोर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ तो भी जर्मिनेट होता है। क्या जर्मिनेट होता है, तो नहीं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, है ना। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको बोला जाता है साइट ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, पोलन ट्यूब फॉर्म होता है। कौन फॉर्म करता है, तो बोलेंगे इंटाइन फॉर्म करता है ना। तो जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है
वहाँ पे एक छोटा सा रीजन रहेगा, ठीक है, जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है, उसको अपन बोलेंगे जर्म पोर। और जब इंटाइन जब इलोंगेट होगा, एक्सटेंड होगा, तो वहाँ से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पोलन ट्यूब निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ट्यूब रिस्पॉन्सिबल होता है गैमेट के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। चलो यहाँ तक अगर किसी को डिफिकल्टी है, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको पक्का दूंगा, ठीक है। चलो ये इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, अब एक पोलन ग्रेन के ऊपर कितने कितने जर्म पोर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पोलन हो गया, और इस पोलन के ऊपर अगर आप देखोगे, ठीक है, इस पोलन के ऊपर आपको 3 जर्म पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कितने जर्म पोर्स दिखा रहे, 3 जर्म पोर्स, ठीक है। तो जर्म पोर्स का जो नंबर होता है, इसके बेसिस पे पोलन्स को हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। मोनोकोल्पेट, ठीक है, मोनोकोल्पेट मीन्स सिर्फ सिंगल जर्म पोर रहेगा। और अगर 3 जर्म पोर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे थे, इसको बोलेंगे ट्राइकोल्पेट, ठीक है। ट्राइकोल्पेट मतलब कितने जर्म पोर्स, 3 जर्म पोर्स। तो मोनो से फिर से याद रखेंगे, मोनो से याद रखेंगे इन मोनोकॉट्स, ठीक है, इन मोनोकॉट्स। बट इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ट्राइकोल्पेट पोलन मिलेगा, ठीक है। ये जो पोलन होता है, इसके सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर येलो कलर का कोट होता है, ठीक है। येलो कलर का कोट होता है जो कि स्टिकी होता है, ऑयली होता है, ठीक है। इजीली इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर ये स्टिक हो सकता है। तो ये जो येलो कलर का जो कोट है, ठीक है, इसको बोला जाता है पोलन किट। इसको हम क्या बोलेंगे, पोलन किट, ठीक है। तो पोलन किट जो है ये येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर होता है, येलो कलर है, इसका मतलब ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे एंटोमोफिली, ठीक है, मतलब इंसेक्ट से ही क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट ये है कि ये येलो कलर है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और स्टिकी होता है, ऑयली होता है। स्टिकी एंड ऑयली है, इसका मतलब ये अटैच होगा किसके साथ में, अटैच विथ इंसेक्ट्स बॉडी, ठीक है, अटैच विथ इंसेक्ट्स बॉडी, मतलब फिर से इट इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट, पोलन कीट जो है ये बना होता है लिपिड्स, ठीक है, किससे बना होता है, लिपिड्स से बना होता है, एंड कैरेटिनॉइड से बना होता है। लिपिड से बना होता है और किससे बना होता है, कैरेटिनॉइड से बना होता है। कैरेटिनॉइड जो है ये पोलन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी यूवी लाइट। तो जिस प्लांट में कैरेटिनॉइड का प्रोडक्शन होता है उस केस में आपको यूवी प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो कैरेटिनॉइड क्या प्रोवाइड करेगा, यूवी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एडवांटेज होते हैं पोलन कीट के। जैसे पहला आपने पढ़ा कि ये येलो कलर का होता है तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। सेकेंड हमने लिखा कि ये स्टिकी एंड ऑयली होता है तो इजीली इंसेक्ट बॉडी के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमने लिखा यहाँ पे कि ये लिपिड एंड कैरेटिनॉइड से बना होता है जो इसको यूवी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये हो गया पोलन कीट, जो येलो कलर का कोट होता है किसके सराउंडिंग में, पोलन के सराउंडिंग में, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक।
यहाँ तक ठीक? फिर से फटाक से आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे डेहिसेंस, ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर। चलो ये इसके पहले ना अपन जो गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है, इसमें आपका पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। पोलन ग्रेन फॉर्म होने के बाद में, ठीक है, पोलन ग्रेन फॉर्म हो गया, वो हैप्लॉइड है, बट अभी तक गैमेट्स नहीं बने, है ना। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस का, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट्स, है ना, मेल गैमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स आर फॉर्म कॉल्ड एज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास जो पोलन बना है इसमें एक ही न्यूक्लियस है, वो भी है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं इंटाइन एक्साइन नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, आप कंसिडर कर लो, ठीक है, ये पोलन ग्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम इंटाइन एक्साइन यहाँ पे नहीं निकाल। तो पोलन ग्रेन का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये गैमेटोफाइट होता है, इसको हमने बोला था इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट, जिससे गैमेट बनेगा। और ये हैप्लॉइड पड़ा था, गैमेट्स भी हैप्लॉइड बनाने हैं, मतलब हमें कौन सा प्रोसेस करना है, तो हम करेंगे इसका माइटोसिस। क्या करेंगे? माइटोसिस। अब इसका अगर आप माइटोसिस करोगे तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होगा, एक से दो सेल्स बनेंगे, ठीक है। माइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बराबर, और न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में सेल डिवीजन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, माइटोसिस के साथ साथ, है ना, माइटोसिस के साथ साथ हमें क्या करना है, सेल का डिवीजन भी करना है। तो माइटोसिस तो होगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ में क्या हो जाएगा, सेल का डिवीजन भी हो जाएगा। बट माइटोसिस एंड सेल डिवीजन, ठीक है, ये इक्वल करोगे कि अनइक्वल करोगे, तो हम बोलेंगे अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल माइटोसिस एंड सेल डिवीजन करना है, साइटोकाइनेसिस करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना कि जो सेल्स बनेंगे ये भी अनइक्वल बनेंगे, एक बड़ा सेल बनेगा, ठीक है, और एक छोटा सेल बनेगा, ठीक है, एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर में यहाँ पे दो सेल्स बन गए, एक है आपका वेजिटेटिव सेल, एक है वेजिटेटिव सेल, और इसको बोला जाता है ट्यूब सेल, ठीक है। ट्यूब सेल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसी से पोलन ट्यूब बनेगा, ठीक है। और दूसरा सेल जो होता है इसको बोला जाता है जनरेटिव सेल, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल से क्या बनेगा, गैमेट्स बनेंगे, है ना। तो ये हो गया जनरेटिव सेल जो छोटा है, और जो बड़ा रहेगा उसको क्या बोलोगे आप, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है ना कि जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल जो होता है ये इस तरीके का है, बराबर। तो जनरेटिव सेल जो है इट इज डिटैच फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है। तो जनरेटिव सेल डिटैच फ्रॉम सेल वॉल, ये सेल वॉल से सेपरेट हो जाता है।
सेल वॉल से सेपरेट होने के बाद ये स्पिंडल शेप में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्पिंडल शेप, ठीक है। तो ये इस तरीके का ये शेप फॉर्म करेगा, ठीक है, एंड एंटर इनटू दी वेजिटेटिव सेल, एंटर इनटू वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये किसके अंदर में एंटर कर जाएगा? वेजिटेटिव सेल के अंदर में एंटर कर जाएगा। अगर ये वेजिटेटिव सेल के अंदर में एंटर कर गया, ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि ये एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट पोलन वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस हो गया है ना। और इसके अंदर में आपके पास में है जनरेटिव सेल। ये कौन सा सेल है? जनरेटिव सेल। तो ये हो गया आपका जनरेटिव सेल और ये हो गया वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, है ना। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर में आपका जनरेटिव सेल आ गया, बराबर। अब क्या होता है ना कि कुछ कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन जो है ये इसी स्टेज पे हो जाएगा, ठीक है, पॉलिनेशन इसी स्टेज पे हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन इसी स्टेज पे हो सकता है, 2 सेल स्टेज पे, ठीक है। तो इस स्टेज पे पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलिनेशन का मीनिंग होता है, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनादर, उसको क्या बोलोगे आप? पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन कुछ प्लांट में इसी स्टेज पे हो जाता है जो कि 2 सेल स्टेज, ठीक है। तो बोलेंगे पॉलिनेशन इसी स्टेज पे हो रहा है, मतलब बाय सेल स्टेज में, बाय सेल्ड स्टेज और बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज, बाय सेल स्टेज और बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है। तो कितना परसेंट एंजियोस्पर्म में ये पॉलिनेशन इसी स्टेज पे हो जाता है? मतलब 60%, 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन इसी स्टेज पे हो जाता है, ठीक है। तो बाकी 40% में कौन से स्टेज पे होगा? तो 40% के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो 40% जो है इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेज है, इसके बाद जो जनरेटिव सेल होता है ये फिर से क्या करता है? माइटोसिस करता है। जनरेटिव सेल फिर से एक बार क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। अगर जनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा तो इससे ये वाला कंडीशन आएगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके अंदर में बन गए ये 2 मेल गैमेट्स। क्या बन गए? 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये 2 मेल गैमेट्स बन गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? मेल गैमेट्स बन गया और ये मेल गैमेट्स हैप्लॉइड बन गए, बराबर। तो ये जो सेल है इसको बोला 3 सेल स्टेज। 3 सेल दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो 3 सेल स्टेज बन गया। तो 3 सेल स्टेज में ही यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। अब 3 सेल स्टेज कहाँ पे बना था? बोलेंगे सैक के अंदर में ही बन गया, है ना। और 2 सेल स्टेज सैक के अंदर में बना था और उसके बाद में पॉलिनेशन हो गया था। गैमेट्स तो बने भी नहीं थे, है ना। तो गैमेट्स अभी तक नहीं बना था, सिर्फ जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल ही था, उसी स्टेज में ही चला गया। तो 60% एंजियोस्पर्म में तो इसी स्टेज पे हो जाता है। बट बचे हुए जो 40% है, इसमें बचे हुए 40% में जो पॉलिनेशन रहेगा वो होगा कौन से स्टेज में? 3 सेल स्टेज में, ठीक है। 3 सेल स्टेज में हो जाएगा बचा हुआ 40% एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो 40% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है
3 सेल स्टेज में, 60% में होता है 2 सेल स्टेज में। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया सब। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये होता है मैच्योर गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मैच्योर गैमेटोफाइट, मैच्योर गैमेटोफाइट। ठीक है, और मैच्योर गैमेटोफाइट अगर पोलन सैक में ही बना जाता है, बोला जाता मैच्योर गैमेटोफाइट अगर आपका पोलन सैक के अंदर में ही बनता है, ठीक है, तो उसको हम इंडोस्पोरिक, ठीक है, इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा? इफ मैच्योर गैमेटोफाइट produced in pollen sac, then it is called as endosporic development. It is called as endosporic development. ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट जो पोर्शन हमने छोड़ दिया था, ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है? डेहिसेंस का मीनिंग होता है कि बस्टिंग ऑफ एंथर, है ना। जो एंथर होता है ये बस्ट होने के बाद में पोलन्स को कैसे रिलीज़ किया जाता है। तो जैसे ये एंथर है, ठीक है, जिसके पास 2 लोब्स है, ये हमने फिलामेंट पढ़ा था, बराबर। ये क्या पढ़ा था? फिलामेंट पढ़ा था। तो ये फिलामेंट पढ़ा था, और ये जो पोलन होता है इसके साइड में एक लाइन होती है ना, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, अब हमें इसी को पढ़ना है। अगर हम इसको जूम करें तो ये एंथर, बाइलोब, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, जहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, है ना। तो ये जो है ये क्या है? लाइन ऑफ डेहिसेंस है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है, जहाँ से अंतर जो है ये ब्रेक होता है, पोलन सारे बाहर निकलते हैं। ये प्रोसेस आपको पढ़ना है, ये प्रोसेस कैसे होता है ना। तो एज द मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर अकर, ठीक है, जो मिडल लेयर्स होते हैं ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मतलब कि माइक्रोस्पोर्स जो है इसका मैच्योरेशन चालू है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स का क्या चालू है? मैच्योरेशन चालू है। तो ये मैच्योरेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स का मैच्योरेशन चलते रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर डिजेनरेट होता है, मिडल लेयर का डिजेनरेशन होता है। क्यों डिजेनरेशन होता है? क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट, अच्छे से सुनना, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट के लगेंगे वो उसको कौन प्रोवाइड कर रहा था? बोलेंगे टैपेटम। बट टैपेटम कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है? तो मिडल लेयर जो भी न्यूट्रिएंट बनाएगा उसको एब्जॉर्ब करेगा टैपेटम, और टैपेटम किसको प्रोवाइड करेगा? माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो मिडल लेयर से न्यूट्रिएंट किसके पास में? टैपेटम। ठीक है, उसके बाद में टैपेटम किसको प्रोवाइड करेगा? तो बोलेंगे टैपेटम माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट होता है, ये न्यूट्रिएंट टैपेटम एब्जॉर्ब करेगा मिडल लेयर से, और उसके बाद में टैपेटम किसको प्रोवाइड करेगा? माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड करेगा, है ना। तो मिडल लेयर डिजेनरेट होता है, मिडल लेयर डिजेनरेट होने के बाद में टैपेटम डिजेनरेट होता है,
टैपेटम डीजनरेट होने के बाद में एक्साइन बनता है ना, और एक्साइन बनने के बाद में ठीक है आपका पोलन ग्रेन बन जाता है। क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन बन जाता है। ठीक है, अब ये तो लेयर डीजनरेशन हो गया बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट जो एंथर होता है ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन फ्रॉम एंडोथेसियम। ठीक है, डिहाइड्रेशन फ्रॉम एंडोथेसियम। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर लॉस है ना। तो डिहाइड्रेशन अगर होता है तो डिहाइड्रेशन होने के बाद ठीक है, डिहाइड्रेशन होने के बाद में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा एंडोथेसियम का। एंडोथेसियम का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंडोथेसियम का होने के बाद में क्या होगा? इट एक्सर्ट प्रेशर, इट एक्सर्ट प्रेशर और टेंशन। एक्सर्ट प्रेशर और टेंशन। टेंशन मीन्स होता है पुलिंग फोर्स। ठीक है, उसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, पुलिंग फोर्स ऑन एंटायर सरफेस, ऑन एंटायर सरफेस ऑफ एंथर। ठीक है, एंटायर सरफेस ऑफ एंथर। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि डिहाइड्रेशन होगा, वाटर लॉस होगा। उसके बाद में जो एंथर होता है ना, एंथर को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा बराबर। तो पहले ये एंथर इस तरीके से था, इसका डिहाइड्रेशन हो गया मतलब वाटर लॉस हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया बराबर, और उसके ऊपर फिर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो प्रेशर एक्सर्ट होने के बाद नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्ट होने के बाद जो स्टोमियल सेल होते हैं ना, स्टोमियल सेल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा भी था। स्टोमियल सेल जो होता है इट इज़ अ साइट ऑफ डेहिसेंस है ना। तो स्टोमियल सेल ब्रेक ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थीन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? थीन वॉल होते हैं। ठीक है, इनका जो वॉल होता है ये थीन होता है, इसमें फाइबर्स नहीं होते है ना। तो ये थीन वॉल्ड स्टोमियल सेल जो रहेगा ये ब्रेक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक ऑफ होने के बाद में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है ये ओपन हो गया। लाइन ऑफ डेहिसेंस ओपन हो गया मतलब पोलन्स जो है ये बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली डेहिसेंस ऑफ एंथर आपको देखने को मिलेगा। और डेहिसेंस है ना, डेहिसेंस मीन्स मैं ये यहाँ पे डायग्राम निकाल रहा हूँ इसका। ठीक है, डेहिसेंस मीन्स ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है ये ओपन हो गया और यहाँ से पोलन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पोलन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया थोड़ा, इसकी तरफ ध्यान देना। ठीक है, जो टैपेटम मेम्ब्रेन जो रहेगा है ना, टैपेटम जो मेम्ब्रेन रहेगा ये जब डीजनरेट होता है तो ये डीजनरेट होने के बाद ठीक है, ये डीजनरेट होने के बाद टैपेटम मेम्ब्रेन जब डीजनरेट होता है तो ये डीजनरेट होने के बाद में यहाँ पे जो स्टराइल टिश्यू रहेगा दो थिका के बीच में। ठीक है, स्टराइल टिश्यू इन बिटवीन टू थिका। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, स्टराइल टिश्यू इन बिटवीन टू थिका। कौन से टिश्यू की हम बात कर रहे हैं? तो ये एक थिका हो गया, ये दूसरा थिका हो गया, ये तीसरा थिका हो गया, ये चौथा थिका हो गया है ना। तो ये जो दो थिका के बीच में जो स्टराइल टिश्यू रहेगा, स्टराइल टिश्यू मीन्स जो गैमेट फॉर्मेशन नहीं करता बराबर। ये जो स्टराइल टिश्यू रहेगा ये भी डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा है ना। तो स्टराइल टिश्यू भी डीजनरेट हो जाएगा। और अगर ये डीजनरेट होता है, स्टराइल टिश्यू अगर डीजनरेट होता है तो
टू थीका फ्यूज होंगे, टू थीका फ्यूज होंगे, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद में सिंगल पोलन सैग बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल पोलन सैग। तो अगर आप यहाँ पे जो मैच्योर एंथर होता है, ठीक है, जो मैच्योर एंथर होता है, इसमें अगर हम पोलन सैग देखें तो इसमें पोलन सैग देखें तो इसमें सिर्फ एक लोब में आपको एक ही पोलन सैग दिखाई देता है, ठीक है। कितना पोलन सैग दिखाई देगा? एक, है ना। तो इस केस में एंथर जब मैच्योर होता है तो एंथर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उसमें से हमने कुछ चेंजेस यहाँ पे लिखे हैं। कौन से चेंजेस? कि टैपेटम डीजेनरेट होता है, पहले तो मिडल लेयर डीजेनरेट होता है ना। पहले कौन सा लेयर डीजेनरेट होता है? मिडल लेयर डीजेनरेट होता है। उसके बाद में कौन सा लेयर डीजेनरेट होता है? तो हम बोलेंगे टैपेटम डीजेनरेट होता है। उसके बाद में क्या होता है? तो जो दो थिकस है ना, दो थिकस के बीच में जो स्टराइल टिश्यू रहेगा वो डीजेनरेट होगा, तो दोनों भी सैक एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे। और अगर ये सैक फ्यूज़ होंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? स्टोमियल सेल जो है डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रेक ऑफ हो जाएगा, और ये जो पाउच रहेगा ये खुल जाएगा। ये पाउच अगर ओपन हो जाता है तो सारे एंथर्स, है ना, ये जो पाउच है ये ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन होता है डिजेनरेशन के कारण तो सारे पोलन जो होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और इसी को आप बोलोगे डेहिसेंस, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? डेहिसेंस, ठीक है। चलो, तो आज जो है, आज के लेक्चर में हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है। हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप के हैं, तो हमने आज कंप्लीट किया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटिस, दैट इज मेल गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें दो प्रोसेस पढ़े, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, कैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है वो पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा था माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कैसे होता है ये प्रोसेस हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था डेहिसेंस ऑफ एंथर, की एंथर को कैसे रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये आपको, अगर जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये अगर कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, और ये वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ठीक है, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस पढ़ा है, तो कल मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस को कंटिन्यू करने वाले। तो लेक्चर नंबर 3 में फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये जो लेक्चर का सीरीज़ है क्लास 12 का, ये आपको कंटिन्यू मिलेगा लास्ट चैप्टर तक, ठीक है। ये नोट्स आपको पूरे प्रॉपर मिलेंगे, तो जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला ही है, ठीक है। तो आप इस जो वीडियोस हैं मेरे, ठीक है, इसके लिंक को आपके फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।